नमस्कार साथियों, एक बार फिर उपस्थित हैं रीडर्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम पढ़ रहे थे जनरल साइंस। जनरल साइंस में हमारा चल रही थी सेल, कोशिका। कोशिका में हमने जितने भी कोशिका के अंग हैं उनके बारे में डिस्कस किया था, बात की थी। तो लास्ट जो हमारा सेल ऑर्गन था वो था गोल्जी बॉडी। आज का जो हमारा सेल ऑर्गन है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है अंतःद्रवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतःद्रवी जालिका। देखो, अंतःद्रवी जालिका में क्या ये स्ट्रक्चर होती है सेल की। इसमें न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के ऊपर ऐसी संरचना, ऐसी आकृति का एक अंग पाया जाता है, इसको अंतःद्रवी जालिका बोला जाता है। देखो, मनुष्य का जो शरीर है, बॉडी, वो किस पे टिकी हुई है? कंकाल तंत्र पे, हड्डियों पे। हमारा ढांचा हड्डियों पे टिका हुआ है। ठीक इसी प्रकार जो कोशिका की जो संरचना है, जो इस प्रकार की जो शेप बनती है, ये किस चीज़ पे टिकी हुई होती है? इस ईआर जालिका पे टिकी हुई होती है। इस ईआर जालिका पे टिकी हुए के कारण ही इसको क्या बोला जाता है? मनुष्य का जैसे कंकाल तंत्र होता है तो ईआर जालिका को कोशिका का कंकाल तंत्र बोला जाता है। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि कोशिका का कंकाल तंत्र किसे बोलते हैं, कोशिका का पाचन केंद्र किसको बोलते हैं, कोशिका का शक्ति गृह किसको बोलते हैं, कोशिका का श्वसन केंद्र किसको बोलते हैं। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता है कि इसे कोशिका का कंकाल तंत्र बोलते हैं। अच्छा, ईआर जालिका की खोज किसने की थी? पोर्टर नाम करके वैज्ञानिक थे, ये भी पूछा गया एग्जाम में। पोर्टर खोजकर्ता कौन थे? पोर्टर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? अन्य नाम। अन्य नाम हो जाएगा इसको कोशिका का कंकाल तंत्र। कोशिका का कंकाल तंत्र कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। ठीक है, अब देखो, ये संरचना में दो प्रकार की होती है सेल में। एक तो होती है जो खुरदरी होती है, जिसके ऊपर आकार में छोटे छोटे डॉट्स पाए जाते हैं, और एक होती है जो समतल होती है, जो प्लेन होती है, चिकनी। ठीक है, तो आकार में ये दो प्रकार की होती है। ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अंतःद्रवी जालिका दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। कैसे होती है दो प्रकार की? एक तो खुरदरी, खुरदरी सतह वाली अंतःद्रवी जालिका, खुरदरी। दूसरी जो होगी वो होगी चिकनी सतह वाली अंतःद्रवी जालिका, चिकनी सतह, चिकनी। अब देखो, मैंने आपको बताया था हमारे शरीर का निर्माण प्रोटीन से होता है। प्रोटीन का निर्माण स्थल, प्रोटीन का कारखाना, प्रोटीन की फैक्ट्री किसको बताया था? राइबोसोम को बताया था। जबकि राइबोसोम की जो फैक्ट्री है वो किसको बताया था? केंद्रिका को बताया था। केंद्रिका में राइबोसोम का निर्माण होता है। और कल मैंने आपको गोल्जी बॉडी बताया था, उसको क्या बताया था कि यातायात प्रबंधक और सफाई कर्मचारी, और उसके जो अन्य कार्य होते हैं वो जितने भी सेल ऑर्गन है बनने के बाद उनको अपने अपने स्थान पर भेजना। तो ये खुरदरी जो सतह होती है, इसके ऊपर राइबोसोम का जो निर्माण है, निर्माण स्थल तो है केंद्रिका। निर्माण स्थल क्या है? केंद्रिका। और उपस्थिति जहाँ राइबोसोम की होती है, राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं खुरदरी अंतःद्रवी जालिका पर। तो ये इस पे क्या होता है? प्रोटीन और राइबोसोम का निर्माण होता है, या राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, खुरदरी सतह पे क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं, प्रोटीन पाया जाता है। तो ये पूछा जाता है एग्जाम में, प्रोटीन व राइबोसोम पाए जाते हैं। इस जगह क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि खुरदरी होती है और स्टैंड कर जाते हैं, घूमते नहीं है ज़्यादा। जबकि जो चिकनी सतह होती है वहाँ राइबोसोम चिकनी होने की वजह से रुक नहीं पाते
और इस जगह जो राइबोसोम की उपस्थिति होती है वो अंतःद्रव्य जालिका में न के बराबर होती है, बिल्कुल भी राइबोसोम नहीं पाए जाते। ठीक है, तो जो चिकनी सतह है इस पे क्या होगा, राइबोसोम अनुपस्थित। एक तो हो जाएगा राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इस पे क्या होता है, जो चिकनी सतह होती है इस जगह वसा का निर्माण होता है, कोलेस्ट्रॉल का निर्माण होता है, विटामिन डी का संश्लेषण होता है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि मनुष्य के शरीर में विटामिन डी का संश्लेषण कहाँ होता है, वसा का संश्लेषण कहाँ होता है। तो ये और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आप ध्यान रखना, वसा का विटामिन डी का वह कोलेस्ट्रॉल का निर्माण संश्लेषण, कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण होता है। हम जो भी औषधि लेते हैं, जितनी भी हम टैबलेट्स लेते हैं, उसका जो पाचन स्थल है वो भी ईआर जालिका ही है। ईआर जालिका में कौन सी ईआर जालिका, चिकनी ईआर जालिका। तो इसके अलावा औषधि का पाचन स्थल, औषधियों का पाचन होता है ना। इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन बनता है कि शरीर में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, और एक क्वेश्चन बनता है कि शरीर में प्रोटीन और वसा दोनों का संश्लेषण सम्मिलित रूप से कहाँ होता है। प्रोटीन का संश्लेषण तो होता है राइबोसोम में, जबकि प्रोटीन व वसा दोनों का संश्लेषण कहाँ होता है, ईआर जालिका में। ये पूछा गया है क्वेश्चन एग्जाम में, वन लाइनर क्वेश्चन आता है, जैसे प्रोटीन का संश्लेषण तो सबको बताया राइबोसोम में होता है, जबकि ये अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए वसा व प्रोटीन दोनों का सम्मिलित रूप से संश्लेषण कहाँ होता है, वो होता है ईआर जालिका में। इसके बाद जो नेक्स्ट, ये ईआर जालिका थी, नेक्स्ट हमारा सेल ऑर्गन है, वो सेल ऑर्गन आता है रिक्तिका, वैक्यूल्स। कोशिका के अंदर एक सेल ऑर्गन होता है रिक्तिका। रिक्तिका में क्या पाया जाता है, रिक्तिका में जल व खनिज तत्व पाए जाते हैं, जल व खनिज तत्व पाए जाते हैं। इनको सम्मिलित रूप से क्या बोला जाता है, सम्मिलित रूप से कोशिका रस बोला जाता है, कोशिका रस। देखो कोशिका, पादप कोशिकाएं जितनी भी होती हैं उनमें जो सबसे बड़ा कोशिकांग है वो रिक्तिका होती है। वैसे कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है, केंद्रक है। जो पादप कोशिकाएं होती हैं स्पेशली उनमें जो सबसे बड़ा कोशिकांग है वो रिक्तिका होती है। अब रेगिस्तानी पादप जितने भी होते हैं, मरुस्थल के पादप, उनमें क्या होता है, जैसे अकाल पड़ता है, वर्षा नहीं होती है टाइम पे, या फिर जल के सोर्सेज अच्छे नहीं होते हैं, तो इस वजह से जो रेगिस्तानी पादप होते हैं उनमें जो कोशिका की जो आकार होता है वो सबसे बड़ा होता है। और जो पादप जल में पाए जाएंगे उनके पास जल की अवेलेबिलिटी अधिक होगी, तो उनमें जो रिक्तिका का आकार होगा वो सबसे छोटा होगा या फिर अनुपस्थित होगी। तो एक क्वेश्चन आता है कि कौन से पादपों में रिक्तिका अनुपस्थित होगी या फिर कौन से पादपों में रिक्तिका सबसे बड़ी मात्रा में पाई जाएगी। तो मरुस्थली पादपों में रिक्तिका सबसे बड़ी पाई जाएगी, जबकि जो हाइड्रोलिक प्लांट्स होते हैं उनमें रिक्तिका नहीं पाई जाती। मरुस्थली पादपों के एग्जाम्पल, जैसे ये पूछा जाता है सबसे बड़ा रिक्तिकांग कहाँ होता है, मरुस्थली पादप, मरोद्भिद में। मरुद्भिद के एग्जाम्पल्स क्या क्या हो जाएंगे, जैसे कैर, जैसे नागफनी, खेजड़ी
आदि। जबकि रिक्ति का अनुपस्थित किस में होगी? जलीय पादपों में, जो जलोद्भिद होंगे। तो सबसे छोटा रिक्तिकांक किन में होगा? जलोद्भिद में। या अनुपस्थित रिक्तिकांक रिक्तिका जलोद्भिद में अनुपस्थित होती है, अनुपस्थित होती है। जलोद्भिद के एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, बहुत बार एग्जाम में दिया जाता है। निम्न में से जैसे लेमना है, लेमना, जैसे वोल्फिया है, जैसे हाइड्रिला है, हाइड्रिला है, जैसे लिम्फिया है। ये बहुत बार एग्जाम्पल में पूछे गए हैं कि लेमना निम्न में से किसका उदाहरण है, वोल्फिया किसका उदाहरण है, हाइड्रिला किसका उदाहरण है। इन पे थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। रिक्तिका से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं नहीं जनरली। रिक्तिका के बाद जो कोशिका का अगला अंग अपना बचता है वो बचता है माइटोकॉन्ड्रिया। देखो, हमने सभी कोशिकांग के बारे में चर्चा की। सबसे जो इम्पोर्टेंट कोशिकांग, जैसे सबसे पहले हमने डिस्कस किया था, न्यूक्लियस था। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इस कोशिकांग से भी हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। माइटो का क्या अर्थ होता है? जैसे मैंने आपको इनिशियल क्लासेस में बताया था, साइटो का जो अर्थ होता है वो कोशिका होता है। तो माइटो का इंटरनेशनल वर्ड है। माइटो का जो हिंदी मीनिंग होता है धागा। और कॉन्ड्रिया का मतलब होता है छोटी छोटी कणिकाएं। माइटो का अर्थ होता है धागा और कॉन्ड्रिया का अर्थ होता है छोटी छोटी कणिकाएं। एक ऐसी संरचना बनती है माइटोकॉन्ड्रिया की, इसके अंदर क्या होता है, धागेनुमा संरचनाएं पाई जाती है। तो आपसे ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, वह कौन सा कोशिकांग है, वह कौन सा कोशिकांग है जिसका नामकरण उसकी आकृति के आधार पे। जैसे मैंने पहले राइबोसोम जब पढ़ाया था तो उसके बारे में बताया था कि वह कौन सा कोशिकांग है जिसका नामकरण उसके कार्य के आधार पे रखा गया है, वह राइबोसोम। वह कौन सा कोशिकांग है जिसका नामकरण वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है, वो है गोल्जी बॉडी। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा कोशिकांग है जिसका नामकरण उसकी आकृति के आधार पर रखा गया है। ये देखो, इसकी संरचना कुछ ऐसी बनती है, धागेनुमा संरचना होती है और छोटी छोटी कणिकाएं पाई जाती है। इस पे माचिस की तिल्ली के आकार की कुछ छोटी और संरचनाएं पाई जाती है, इनको क्रिस्टी बोला जाता है। ये रीट 2018 का क्वेश्चन था कि क्रिस्टी क्या है। ऐसी संरचना पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया की, इनको देखो बोला जाता है क्रिस्टी। माचिस की तिल्ली की आकार की संरचना होती है। जैसे मैंने आपको हरित लवक पढ़ाया था, हरित लवक के जो तरल पदार्थ था, हरित लवक में पाए जाने वाले तरल पदार्थ को हमने स्ट्रोमा बोला था। ठीक उसी प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया का जो तरल पदार्थ है इसको क्या बोला जाता है? मैट्रिक्स बोला जाता है। मैट्रिक्स, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के अंदर हमारे शरीर में सबसे ज्यादा एंजाइम जो पाए जाते हैं वो मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। कोशिका का वह भाग जिसमें सबसे ज्यादा एंजाइम पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का वह भाग जिसमें सबसे ज्यादा एंजाइम पाए जाते हैं, पाए जाने वाला तरल पदार्थ मैट्रिक्स। ठीक है। अब देखो ये कार्य कैसे करता है, इसका कार्य क्या होता है। जब हम आहार में ग्लूकोज लेते हैं, ग्लूकोज लेने के बाद जब श्वसन क्रिया करते हैं, मैंने जब आपको प्रकाश संश्लेषण पढ़ाया था उस दौरान बताया था कि प्रकाश संश्लेषण के ठीक विपरीत श्वसन की क्रिया होती है। जब हम श्वसन करते हैं और ग्लूकोज, श्वसन से ग्लूकोज टूटते हैं तो इन पे F1 फर्नांडिस पार्टिकल, क्रिस्टी पे F1 पार्टिकल पाए जाते हैं, उनको फर्नांडिस पार्टिकल बोला जाता है। ये ऑक्सोसोम की क्रिया करते हैं। जब हम श्वसन करते हैं तो श्वसन के दौरान क्या है, ग्लूकोज टूटते हैं और उससे एनर्जी रिलीज होती है। इन क्रिस्टी पे ETS सिस्टम होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ETS सिस्टम, उससे ATP का निर्माण होता है, ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, इन्हीं से एनर्जी रिलीज होती है। तो हमारे शरीर में, जैसे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शरीर में श्वसन के केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया, शरीर में ऊर्जा का केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का शक्तिगृह माइटोकॉन्ड्रिया। आपने पढ़ा होगा एग्जाम में कि बहुत सारे
इंस्टीट्यूट्स में बताया जाता है कि कोशिका का शक्तिग्रह माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये नहीं बताया जाता क्यों होता है माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्तिग्रह। इस वजह से होता है क्योंकि इस पे जब श्वसन क्रिया होती है उस दौरान एटीएस सिस्टम से एटीपी का निर्माण होता है और उससे एनर्जी मिलती है। इसके अंदर और क्या खास बात है माइटोकॉन्ड्रिया में? माइटोकॉन्ड्रिया में खास बात यह है कि इसका खुद का वर्ताकार डीएनए पाया जाता है। चूंकि आपको मैंने बताया था डीएनए से ही आरएनए बनता है, डीएनए से क्रोमोसोम बनते हैं, तो डीएनए की उपस्थिति के कारण ये लगभग अपने शरीर के 10% कोशिकांग 10% एंजाइम है उनका निर्माण खुद ही कर लेता है। तो इस वजह से इसको स्वायत्तशासी कोशिका या कोशिका के भीतर कोशिका भी बोला जाता है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के जो अन्य नाम है वो क्या है? इसको कॉन्ड्रियोसोम भी बोला जाता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बेसिक नॉलेज है, ये चीज़ें मैं आपको लिखा देता हूँ। हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि कोशिका का शक्तिग्रह श्वसन का केंद्र किसे बोला जाता है। आप ये ध्यान रखना कि माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के खोजकर्ता कौन थे? खोजकर्ता थे अल्टमान। अल्टमान के बारे में मैंने पहले भी बताया था आपको कि अल्टमान ने न्यूक्लिक एसिड का नामकरण किया था। न्यूक्लिक एसिड की खोज तो की थी फ्रेडरिक मिसर ने, जबकि नामकरण अल्टमान ने किया था। खोज करता है अल्टमान, जबकि नामकरण किसने किया था? माइटोकॉन्ड्रिया नामकरण किया था सी बेंडा ने। ये पूछा गया है माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया था? सी बेंडा ने। हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के प्रमुख कार्य क्या है? श्वसन के केंद्र होते हैं, श्वसन का केंद्र। जैसे पाचन के केंद्र लाइसोसोम, जैसे प्रकाश संश्लेषण के केंद्र हरित लवक, जैसे ऊर्जा के केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया, श्वसन का केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया, पाचन के केंद्रक होते हैं। ठीक है। इसके बाद इसके बारे में जो लाइन पूछी जाती है, क्या पूछी जाती है कि इसे बोला जाता है कोशिका का शक्तिग्रह। कोशिका के भीतर कोशिका, इसे कोशिका का शक्तिग्रह कहते हैं। सबसे ज्यादा अधिक कोशिका कहाँ है? माइटोकॉन्ड्रिया कौन सी कोशिका में पाई जाएंगी? सबसे ज्यादा जो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है वो पाया जाता है अंडाणु की कोशिका में। क्यों पाया जाता है? क्योंकि जब निषेचन होता है, निषेचन की क्रिया के दौरान नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, जैसे जायगोट, प्लास्टुला, गैस्ट्रुला। ये जब मैं आपको भ्रूण पढ़ाऊंगा उस दौरान बताऊंगा, तो वहाँ ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। कोशिकाएं 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, अधिक से अधिक मात्रा में कोशिकाएं बनती हैं, तो वहाँ एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था एक बार यूपीएससी में कि माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे ज़्यादा उपलब्धता कौन सी कोशिकाओं में होगी? वो होगी अंडाणु कोशिकाओं में। कोशिका का शक्तिग्रह कहा जाता है इसे स्वायत्तशासी कोशिकांग भी कहते हैं। इसके अलावा इसे और क्या बोलते हैं? कोशिका के भीतर कोशिका के भीतर कोशिका। इसके अलावा इसका दूसरा नाम है डिक्टियोसोम, कॉन्ड्रियोसोम भी कहते हैं। ये हरित लवक की तरह ड्यूल लेयर्ड होता है इसमें, और हरित लवक में एक वर्ताकार डीएनए पाया जाता है। तो डीएनए किन किन में पाया जाता है? एक तो सेल में पाया जाता है, एक पाया जाता है हरित लवक में, और एक पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। बाह्य डीएनए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एक बार यूपीएससी में पूछा गया था कि बाह्य डीएनए किन कोशिका के किन किन अंगों में पाया जाता है? केवल माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में बाह्य डीएनए पाया जाता है। पटवार और राजस्थान पुलिस में तो सिर्फ इतना ही पूछा जाता है कि कोशिका का शक्तिग्रह किसे कहते हैं, कोशिका का श्वसन केंद्र किसे कहते हैं। ठीक है, ये आप और ध्यान रख लेना एक कि इसमें वर्ताकार डीएनए पाया जाता है, वर्ताकार डीएनए पाया
जाता है। इसके तरल पदार्थ को क्या बोलते हैं? इसके तरल पदार्थ को मैट्रिक्स बोला जाता है। उसमें सबसे ज़्यादा एंजाइम पाए जाते हैं। एंजाइम मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा आपको, एंजाइम क्या होते हैं, किसने एंजाइम की खोज की थी, इनका प्रमुख कार्य क्या होता है। इसमें पाए जाने वाला मतलब पदार्थ मैट्रिक्स कहलाता है। मैट्रिक्स कहलाता है, जिसमें सर्वाधिक एंजाइम पाए जाते हैं। एंजाइम पाए जाते हैं। देखो, ये कोशिका के सभी अंग कंप्लीट हुए हैं। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे इनसे रिलेटेड जो कुछ टॉपिक बच गए हैं। और एक जो बड़ा टॉपिक बाकी है अभी, एंजाइम। एंजाइम के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब देखो, कोशिका चैप्टर हमने कंप्लीट किया है, तो हम नेक्स्ट क्लासेस में कोशिश करेंगे कि कोशिका से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं उनके हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाएं और यहाँ बोर्ड पे हम सब क्वेश्चंस लिख के आपसे सॉल्व करवाएं। हमसे लगातार जुड़े रहिए और इसी तरह से हमें देखते रहिए। आभार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रीडर्स क्लासेस को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करें और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।